Good morning, everyone. Today we are going to discuss about our first unit, tasty treats from our course book, class 7. जैसा आपको पता है, हमारी कोर्स बुक के अंदर हर यूनिट के अंदर 3 पार्ट दे रखे हैं, जिसमें 2 स्टोरीज है, 2 चैप्टर दे रखे हैं और 1 पोएम दे रखी है। तो इसमें भी ऐसा ही है, 2 चैप्टर है हमारे और 1 पोएम है। जो 2 चैप्टर दे रखे हैं, जैसा कि पता है, टेस्टी ट्रीट्स मींस इसमें जितना भी कुछ हमें दिया हुआ है, ये तीनों पार्ट हमारे जो है वो खाने पीने की चीजों से रिलेटेड है। पहला चैप्टर हमारा है द दाल डिलाइट और दाल डिलाइट। सेकंड है द ऑल अमेरिकन स्लर्प्स और तीसरा चैप्टर मींस पोएम वो है डीप इन आवर रेफ्रिजरेटर। तो आज हम इन तीनों चैप्टर के बारे में या तीनों सेक्शन के बारे में बात करेंगे, इनकी समरी से रिलेटेड। पहला जो हमारा पार्ट है दाल डिलाइट। दाल डिलाइट जो चैप्टर है, इसको सुभद्रा सेनगुप्ता ने लिखा है, जो कि एक इंडियन ऑथर है जो इसी तरीके की स्टोरीज लिखते हैं। हमने वैसे बहुत सारी स्टोरीज पढ़ रखी होगी, लेकिन ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी सिंपल सोबर बट बहुत अच्छी है। इस स्टोरी का नाम है दाल डिलाइट। इसके टोटल 4 कैरेक्टर है, सदीक, मोहम्मद कादिर, नवाब हसन अली एंड अमन। हम अगर इन चारों कैरेक्टर की बात करें तो स्टोरी का मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो सदीक के चारों ओर घूमता है। सदीक जो कि मोहम्मद कादिर का बेटा है, मोहम्मद कादिर जो कि एक फेमस कुक है लखनऊ के, एंड नवाब हसन अली। नवाब, जैसा कि हमें पता है कि लखनऊ इज द सिटी ऑफ नवाब, तो ये वहां के नवाब है हसन अली। और अमन जो कि सदीक का दोस्त है। इस स्टोरी के अंदर जो स्टोरी की जो शुरुआत है, स्टोरी की शुरुआत में हमें एक छोटी सी दुकान में जो मोहम्मद कादिर है, वहां से एक पहला सीन वहां से स्टार्ट होता है, जिसके अंदर मोहम्मद कादिर है जो अपनी दुकान के ऊपर एक छोटी सी स्टॉल है, वहां पर फ्राइटर्स मींस पकोड़े, हमारी बात भाषा में अगर बोले फ्रीटर या फ्राइटर, जो पकोड़े हैं वो तल रहे होते हैं। और सदीक भी वहीं अपने पिताजी की हेल्प कर रहा होता है। उसी समय नवाब हसन अली की एंट्री होती है, जो एक अचकन मींस एक स्टैंडर्ड जो रॉयल परिवार के जो लोग, जैसे नेहरू जी को आपने देखा होगा, वैसा ही कुछ एक कोट वगैरह पहना हुआ आता है नवाब हसन अली। और उनके साथ दो उनके एडवाइजर या उनके सर्वेंट भी आते हैं और वो अनाउंस करते हैं कि नवाब हसन अली पधार चुके हैं। अब वहां पे मोहम्मद कादिर है और सदीक है। जब सदीक दूर से नवाब हसन अली को देखते हैं तो उसके अंदर 2 चीजें आती है। पहला तो आता है वो एंथुजियास्ट में हो जाता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि भाई नवाब हमारे शॉप पे आए हैं तो हम इनको इंप्रेस करने की कोशिश करेंगे। और दूसरा, उसको अपने फादर के लिए भी थोड़ा डर रहता है, क्योंकि उसके जो फादर है वो थोड़े से हाई टेम्पर्ड है। उसको जल्दी जल्दी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है और वो अपने खुद के प्रिंसिपल पे चलने वाले इंसान है। तो जब नवाब वहां आते हैं और मोहम्मद कादिर से पूछते हैं कि भाई मैं जो नवाब है ये थोड़े फूडी है, मतलब ये अलग अलग इनको डिशेस टेस्ट करने का शौक है। तो इन्होंने मोहम्मद कादिर के बारे में सुना है और वहां आते हैं और उनको बोलते हैं कि भाई मैंने तुम्हारा नाम बहुत सुना है, इसलिए मैं यहां आया हूं, तुम स्पेशल क्या बनाते हो? तो जो मोहम्मद कादिर है वो बोलते हैं मैं वैसे तो बहुत सारी चीजें बनाता हूं, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है तुम स्पेशल क्या बनाते हो, तो वो बोलते हैं मैं स्पेशल बनाता हूं दाल, द शाही उड़द दाल। पहले जब वो सुनते हैं नवाब हसन अली तो उनको थोड़ा सा ऑर्डिनरी लगता है कि दाल ये तो हम रोज रोज खाते हैं, इसमें स्पेशल क्या है? तो वो फिर पूछते हैं कि भाई दाल में क्या स्पेशल है? तो वो कहते हैं कि मैं जो दाल बनाता हूं ये शाही उड़द दाल है, और आपने पूछा कि मैं स्पेशल क्या बनाता हूं, तो मैं स्पेशल दाल बनाता हूं। तो वो कहते हैं ठीक है, परोसो हमारे लिए। तो उस समय उनको रिफ्यूज कर दिया जाता है, मतलब जो उनको बोला जाता है कि भाई मेरे को अभी सर्व कर दो। नवाब को रिफ्यूज करना मतलब उनको गुस्सा आ जाता है, उनको मोहम्मद कादिर मना कर देता है कि भाई अभी मैं आपको सर्व नहीं कर सकता, आप कल आना। थोड़ा सा जब उसके सामने स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक्चुअली मोहम्मद कादिर जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा है, वो सीधा सामने बोलने वाले सामने बोल देता है, चाहे कोई भी हो, स्पष्ट वक्ता है। अब सदीक पास में बैठा है तो सदीक को थोड़ा सा अजीब लगता है कि नवाब को पापा ने मना कर दिया, फादर ने मना कर दिया, अभी गुस्सा हो जाएंगे, ये वो, उसको डर रहता है क्योंकि उसके फादर थोड़े से स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन है और वो अपने प्रिंसिपल पे चलने वाले इंसान है। वो मना कर देते हैं कि भाई अभी मैं आपको नहीं परोस सकता, मैं आपको कल परोसूंगा, अगर आपको दाल खानी तो कल आना। तो वो कहता है ठीक है, मैं किसी को भेज दूंगा, आप उनके साथ भेज दीजिएगा। तो वो बोलता है नहीं, अगर आपको मेरी दाल खानी तो आपको मेरी यहाँ पे आना ही पड़ेगा। अब पहले तो उनको थोड़ा सा जो नवाब है वो थोड़े से
गुस्से टाइप लगते हैं, लेकिन बाद में वो देखते हैं ठीक है अगर ये इतने स्पेशल दाल बना रहे हैं, तो वो कहता है, वो अपनी बात रखने के लिए मोहम्मद कादिर बोलता है कि भाई मेरी दाल को आप गरम गरम खाओगे तभी आपको उसमें टेस्ट आएगा, मीन्स आपको मेरी दाल अच्छी लगेगी। नवाब कहता है ठीक है, तो फिर कल मेरे लिए आप दाल बना के रखना, मैं आऊंगा। नवाब ये कह के चले जाते हैं। अब सदीक और उसके जो पिताजी हैं मोहम्मद कादिर, वो बहुत खुश है कि कल हमारे यहाँ पे नवाब आएंगे खाने के लिए। और सदीक थोड़ा सा जैसे डरा हुआ भी है कि भाई अगर नवाब टाइम पे नहीं आए तो, जैसे कि नवाब पूछता है कि अगर मैं टाइम पे नहीं आया तो क्या करोगे, तो मोहम्मद कादिर नवाब को स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देता है कि अगर आप समय पर नहीं आए तो मैं या तो दाल को किसी और को परोस दूंगा, किसी और को खिला दूंगा, या फेंक दूंगा, या कुत्तों को खिला दूंगा, कुछ इस तरीके से स्ट्रेट सेंटेंस बोलते हैं। तो फिर नवाब चले जाते हैं। नवाब ये थोड़े सुन के गुस्सा होते हैं, बट फिर चले जाते हैं। उसके बाद सदीक के मन में और उसके फादर के मन में, मोहम्मद कादिर के मन में बहुत अच्छी अच्छी चीजें आने लगती है कि नवाब आएंगे, बहुत खुश होते हैं। वो जो मोहम्मद कादिर है वो अपने सारे इंग्रेडिएंट लेता है और सदीक को बोलता है कि मसाले वगैरह तैयार करो, और वो अगली सुबह बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। वो रायता बनाते हैं एंड दाल बनाते हैं, और रुमाली रोटी कह दो आप, अपना तंदूर गर्म करके बनाने की कोशिश करते हैं। तब जब ये सब चीजें बन रही होती है, तंदूर बनना मतलब जो रोटी होती है वो बननी बाकी होती है, तब जो मोहम्मद कादिर है वो सदीक को बोलते हैं कि जाओ आप नवाब को बुला के ले आओ। और जब नवाब को बुलाने जाते हैं तो उनके महल पहुंचते हैं, पैलेस में पहुंचते हैं, तो बाहर जो उनके गार्ड होता है, तो गार्ड से बात की जाती है। जब वो गार्ड से बात करते हैं तो गार्ड से बोलता है सदीक, भाई हाँ, नवाब साहब को हमारे यहाँ पे खाने के लिए बुलाने आया हूँ, उनको हमारे यहाँ पे खाने के लिए आना था। तो वो बोलते हैं नवाब साहब ऊपर है। तो जब सदीक ऊपर जाता है तो नवाब साहब अपने एक फ्रेंड के साथ पतंग उड़ा रहे होते हैं। वो जो पतंग उड़ा रहे होते हैं उसका कलर होता है ब्लू सिल्वर, मतलब ब्लू सिल्वर कलर की पतंग उड़ा रहे होते हैं। और सदीक वहां पहुंचता है और जाके उनके बीच में इंटरफेयर करता है, उनको बोलता है कि भाई आपको हमारे यहाँ पे खाना खाने के लिए आना था, तो आपको पिताजी ने, आपको फादर ने खाना खाने के लिए बुलाया है, आपके लिए खाना तैयार है। तो अब जो नवाब है वो, उनको दो चीज का शौक था, एक तो खाने का और दूसरा पतंगबाजी का। पतंग उड़ा रहे होते हैं, तब उनका दोस्त होता है, वो बोलते हैं अभी आप जाओ यहाँ से, दिख नहीं रहा आपको, नवाब पतंग उड़ा रहे हैं। और वो अपने नवाब को कहते हैं कि नवाब साहब आप क्या कर रहे हो, देखो वो ग्रीन कलर की पतंग आ रही है, हरे रंग की पतंग, वो आपकी पतंग का पीछा कर रही है। तो अब नवाब का जो पूरा ध्यान है वो पतंगबाजी पे चला जाता है, क्योंकि वो नवाब है और कोई पतंग अगर उनकी पतंग को काटे वो उनको अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो अपनी पतंगबाजी पे ध्यान देते हैं और उनको जाने के लिए बोलते हैं। सदीक वहां से चला जाता है। अब बेचारा नीचे आ रहा है, उसके सारे सपने टूट जाते हैं, क्योंकि जब वो नवाब के घर जा रहा होता है तब उसके अंदर बहुत सारे सपने आ रहे होते हैं कि भाई मैं नवाब को बुलाऊंगा, नवाब हमारे यहाँ खाना खाएंगे, इंप्रेस हो जाएंगे, हमें कुछ रिवॉर्ड या अवार्ड देंगे। जैसा कि उसने सुन रखा था भाई नवाब कहीं पर भी जाते हैं खाना खाने के लिए तो कुछ न कुछ रिवॉर्ड, अगर उनको कोई चीज अच्छी लगती है तो वो रिवॉर्ड या अवार्ड देते हैं। अब सदीक बेचारा अपने टूटे हुए सपनों के साथ वापस आता है। तब जब वापस आ रहा है तो उसके दिमाग में कुछ चलता है। उसको लगता है कि ये जो ग्रीन कलर की पतंग उड़ रही है, जो नवाब की सिल्वर ब्लूज पतंग का जो पीछा कर रही है, वो उसका दोस्त अमन उड़ा रहा है, जो कि मास्टर है पतंगबाजी में और पतंगों को काटने में। उसके दिमाग में एक आइडिया आया और वो फटाफट से अमन के यहाँ जाता है और अमन को बोलता है कि अमन तुम मेरा एक काम करोगे। तो वो उसका दोस्त बोलता है क्यों नहीं करूंगा बताओ। वो बोलता है देखो वो जो सिल्वर कलर की पतंग आपको दिखाई दे रही है, तुम्हें दिखाई दे रही है, उसको काट दो। वो अमन तो पतंगबाजी में मास्टर है, तो वो अपनी पतंग से उस सिल्वर ब्लू पतंग जो कि नवाब की थी, नवाब हसन अली की थी, वो उस पतंग को काट देता है। जब पतंग कट जाती है अब नवाब के पास कुछ करने के लिए है नहीं, नवाब थोड़ा उदास होते हैं। सदीक भागता हुआ वापस जाता है और जाके बोलता है भाई अब आपको खाने के लिए पापा ने, फादर ने बुलाया है। तो नवाब भी अब सोचता है अब तो कुछ है नहीं, चलो हम खाने के लिए जाते हैं। ये समय भी हो गया था, वो उसको लगता है, सदीक के मन में डर था कि अगर हम समय पे नहीं पहुंचा मैं नवाब को लेके तो पापा यानी कि मेरे जो फादर है मोहम्मद कादिर, वो उस दाल को या तो दूसरों को परोस देंगे या फेंक देंगे। वो फटाफट उसके साथ जाता है और वहां जाते हैं, जब तक वो तैयार होता है मोहम्मद कादिर उनके लिए सर्व करता है दाल, रायता और गर्मा गर्म रोटी, मीन्स वही तंदूर से निकाली हुई रोटी। नवाब जब एक बाइट तोड़ता है, दाल में डिप करता है और मुंह में डालता है, उसके एक्सप्रेशन देखने लायक होते हैं, क्योंकि उसको वो एक अलग ही वर्ल्ड में चला जाता है टेस्ट के, क्योंकि उसको दाल का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। कई बार हमें एक्सप्रेशन बहुत कुछ बयां कर जाते हैं। सदीक एक टुक नवाब को देख रहा होता है और नवाब के एक्सप्रेशन जब हंसी खुशी वाले आते हैं तो सदीक बहुत खुश होता है। उसको समझ में आ जाता है
कि ये नवाब को बहुत अच्छी लगी। लेकिन हाँ, एक बात और बता दूं, जब वो नवाब को बुलाने जा रहा होता है उस समय पहले खुद थोड़ी दाल टेस्ट करके जाता है बिना अपने पापा की परमिशन से। और फिर जब वो टेस्ट करके जाता है तो कहता है वाह, अगर मेरे को इतनी अच्छी लगी तो नवाब को तो अच्छी लगेगी ही लगेगी। और वही हुआ, जब नवाब दूसरा बाइट अपने मुंह में डालते हैं तब फिर उनके एक्सप्रेशन वही रहते हैं जो पहले बाइट में थे। मींस वो मोहम्मद कादिर के हाथ से बनी दाल खा के बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो अपना पूरा खाना अच्छे से खाते हैं और फिर मोहम्मद कादिर से पूछते हैं कि तुम्हारा खाना मुझे बहुत पसंद आया, तुमने बहुत ही लाजवाब, लजीज, बहुत ही स्वादिष्ट दाल बनाई, मैं तुम्हारी इस दाल से बहुत ज्यादा खुश हूं, मांगो तुम्हें क्या चाहिए, तुम मेरे से जो भी रिवॉर्ड या अवार्ड मांगना चाहो तो मांगो। तो जो मोहम्मद कादिर होता है वो तो सोच के रखा हुआ होता है, इमीडिएटली बोलता है कि भाई मेरी दुकान थोड़ी छोटी है, मुझे अपनी दुकान को बड़ा करना है, क्योंकि मेरे यहाँ पे जो कस्टमर आते हैं, खाना खाने आते हैं, तो उनको मैं अच्छे से बैठा नहीं पाता हूँ, इतनी अच्छी दाल बनाने के बावजूद भी उनका मैं सही से अरेंजमेंट नहीं कर पाता हूँ, तो मुझे थोड़ी बड़ी जगह चाहिए। तो जो नवाब है वो अपने एक सर्वेंट को बुलाते हैं और वो कुछ पैसे खोल के उसको देते हैं कुछ अमाउंट, और वो पूछते कि इतना काफी होगा। मोहम्मद कादिर बहुत खुश होता है और वो ले लेता है। और सदीक, मोहम्मद कादिर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर सदीक कुछ पैसे अपने पिताजी से लेके अपने दोस्त अमन को लेके जाता है और मौज मस्ती करते हैं। तो इस तरीके से ये आपका पहला चैप्टर था, दाल डिलाइट, जिसके 4 कैरेक्टर थे, चारों के नाम आपको याद रखने हैं और इसके बीच के जितने भी इंसिडेंट थे वो आपको याद रखने हैं। हम सेकंड चैप्टर पे चलते हैं। हमारा सेकंड चैप्टर आता है, सेकंड पार्ट, द ऑल अमेरिकन स्लग। द ऑल अमेरिकन स्लग, इसको जो लिखा गया है वो लैंसे नामियोका के द्वारा लिखा गया है। तो जो लैंसे नामियोका है ये चाइनीज है बट अमेरिकन बन चुके हैं, मतलब ये कुछ सालों से अमेरिका में रह रहे होते हैं। तो ये एक स्टोरी बता रही है किस तरीके से जब ये अपने देश से दूसरे देश जाते हैं तो वहां के आहार व्यवहार, मीन्स हैबिट, नेचर या अलग अलग तरीके के जो परिवर्तन आते हैं उसके बारे में बताया गया। तो इस चैप्टर में हमें बताया गया। वैसे स्लग का मतलब होता है जब हम किसी चीज को पीते हैं, कोई ड्रिंक पीते हैं तो हमारे मुंह से जो सुप सुप की आवाज आती है उसी को हम स्लग कहते हैं। अ साउंड, इरिटेटिंग साउंड व्हाइल वी ड्रिंक एनीथिंग। ओके, ये है आपका स्लग। तो सभी अमेरिकन होते हैं वो स्लग करते हैं। तो ये चैप्टर हम कुछ ऐसे पढ़ेंगे कि लैंसी नामियोका का जो परिवार है ये है लिन फैमिली, जो कि चाइनीज है बट इमिग्रेट हो चुके हैं कहां पे, यूएसए के लिए। अब यूएसए में रह रहे हैं। तो एक दिन इनको ग्लीसन फैमिली जो अमेरिकन है उन्होंने इनको डिनर के लिए बुलाया, पार्टी के लिए बुलाया। ये जब उनके यहां जाते हैं, लैंसी नामियोका, उसका भाई, उसके फादर मदर ग्लीसन के यहाँ पे जाते हैं। मिसेस ग्लीसन इनको देखती है। जब ये वहां जाते हैं तो वहां पर ईटिंग में बहुत सारी, मतलब वहां पे खान पान में थोड़ा सा परिवर्तन होता है, चेंज होता है, जो चाइनीज में नहीं होता। अमेरिकन में सबसे पहले इनको सैलेरी परोसी जाती है। सैलेरी एक प्रकार का वेजिटेबल है, सैलेड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। उसके बीच में थोड़े से रेसे होते हैं, स्ट्रिंग्स होती है। अब वो इनको परोसा जाता है। अब ये पहले देख के बहुत ज्यादा आश्चर्य होता है कि भाई चाइना के अंदर हम लोग बिना बॉइल किया हुआ रॉ वेजिटेबल या रॉ फ्रूट्स कभी खाते नहीं है, बॉइल करते हैं क्योंकि उसमें बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, ये वो जो भी है। लेकिन अब ये वहां पे कुछ बोल नहीं सकते। इनको वहां पे एक प्लेट के अंदर सर्व करने के लिए जो मिसेस ग्लीसन है वो आती है और ये सभी एक एक बड़ा बड़ा सा अपना टुकड़ा उठा लेते हैं। अब वो मिसेज ग्लीसन इनको सॉस के बारे में पूछते कि ये सॉस आप लेना पसंद करोगे, सॉस में इसको डिप करके खाया जाता है, तो आप सॉस में डिप करके खाओगे? वो मना कर देते हैं क्योंकि वो लोग सॉस उनको पसंद नहीं होता, इसलिए वो मना कर देते हैं। अब वो 1 बाय 1 करके उसको खाना शुरू करते हैं। अब वो कच्ची वेजिटेबल है तो जैसे मुंह में जाती है क्रंच की आवाज आती है। पहले एक खाता है, कच की आवाज आती है, फिर दूसरा खाता है, फिर क्रंच की आवाज आती है। ऐसे करके वो एक बार खा जाते हैं। लेकिन जैसा उन्होंने सोचा था वैसा नहीं, इसका टेस्ट थोड़ा उनको अच्छा लगता है। दूसरा राउंड में मिसेज ग्लीसन जब उनके पास आती है तो सभी एक एक उठाते हैं, लेकिन जो लैंसी नामियोका का जो भाई है वो 2 उठाता है। अब वो वापस से एक एक करके फिर खा रहे हैं। अब क्रंच 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 की आवाजें बहुत ज्यादा आ रही लग गई। अब इनके क्या है कि सब कुछ ही करे ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो रेसे आते हैं, जिस तरीके से हमारे गाजर और मूली मीन्स रेडिश एंड कैरेट्स हम लोग खाते हैं तो उसके अंदर थोड़े रेसे नुमा कुछ निकलता है, रस्सी के जैसा कुछ निकलता है, वो उनके दांतों में फंस रहा होता है। तो ये सब उस स्ट्रिंग को सिर्फ करके निकालने की कोशिश करते हैं और वो सब जने एक साथ निकालते हैं तो उसका साउंड होता है। अब जितने भी अमेरिकन लोग वहां पे दूसरे पार्टी के अंदर बैठे सब इनकी ओर देख रहे हैं, क्योंकि वो जो निकाल रहे हैं उसकी आवाज हो रही है और सब उनकी ओर देख रहे हैं। जब उनको लगता है कि सब हमारे ओर देख रहे हैं तब वो निकालना बंद कर देते हैं।
उसी समय मिसेस ग्लेसन आती है और अनाउंसमेंट करती है कि भाई खाना लग चुका है, आप खाना खाइए। और उनका जो खाना था वो बुफे में था, और हमको पता ही है बुफे, आजकल हम सब फैमिलियर है बुफे के साथ। बुफे में क्या होता है कि हम अपनी मर्जी से अपने लिए खुद खाना परोसते हैं और खड़े खड़े खा लेते हैं। तो जो ये निम्युका का जो भाई है उसको लगता है कि भाई टेबल वगैरह है नहीं, वो साइड से टेबल उठा के आते हैं और बैठ जाते हैं, खाना परोस के टेबल पे बैठते हैं। तभी मिसेस ग्लेसन आती है और उनको बोलती है कि बुफे है, आपको खाना लेना है और लेके आप लिविंग रूम में जाके खा सकते हो। तब वो फटाफट से उठते हैं, उनको लगता है कि यार हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। फटाफट जाते हैं, प्लेट के अंदर जो भी खाना होता है एक बार ही लेके जाते हैं और फिर वापस जाते नहीं है खाना लेने के लिए, एक बार खा के खत्म करते हैं और चले जाते हैं। जब अगले दिन निम्युका और मेग जो ग्लीसन फैमिली की एक मेंबर है, बेटी है, जो कि लैंसी निम्युका की फ्रेंड भी है, वो दोनों एक साथ पढ़ते हैं। यूएस में आने के बाद पहली फ्रेंड वो उसकी होती है, निम्युका की फ्रेंड है मेग। ये जब स्कूल जा रहे होते हैं तो बात करते हैं। मेग इनको बोलती है आप हमारे यहाँ आए, बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद करती हूँ कि जो भी खाना था आपको पसंद आया होगा। मेरी माताजी को खाने का पता नहीं था कितना बनाऊं क्या बनाऊं, तो उन्होंने जितना भी बनाया वो सब परोस के टेबल पे रख दिया और सर्व कर दिया। उम्मीद करती हूँ कि तुम और तुम्हारे साथ जो भी आए उन सबको खाना पसंद आया होगा। ठीक है, ये इस तरीके से इनकी बात होती है। अब एक दिन आ गया जब निम्युका की फैमिली मींस लिन फैमिली जो कि चाइनीज है, उन्होंने एक पार्टी रखी और उन्होंने अपने सारे चाइनीज फ्रेंड को बुलाया। इससे पहले भी अपने सारे चाइनीज फ्रेंड को बुलाते रहते थे, लेकिन इस बार की पार्टी थोड़ी अलग थी। इस बार उन्होंने ग्लीसन फैमिली को भी बुलाया जो कि अमेरिकन है, इनको बुलाया। और जब इनको बुलाया गया तो फिर से खाना शुरू हुआ। अब चाइनीज ने अमेरिकन को बुलाया, पहले अमेरिकन वालों ने चाइनीज को बुलाया, अब चाइनीज वालों ने अमेरिकन को बुलाया। तो इनके यहाँ पे वही जब स्टार्ट किया गया खाना, तो वैसे ही खाना शुरू हुआ। जैसे हमें पता है कि जो चाइनीज लोग हैं तो वो चॉपस्टिक के साथ खाते हैं और अमेरिकन चॉपस्टिक के साथ नहीं खाते हैं। तो वहां पे उनका खाना शुरू हुआ। लेकिन इसकी जो चाइनीज जो लिन फैमिली थी, उनकी जो मिसेज लिन थी, उनको पता था कि भाई इस बार जो मैंने खाना, इस बार जो मेरे गेस्ट आने वाले हैं वो गेस्ट सिर्फ चाइनीज नहीं है, अमेरिकन भी। तो उसने ख्याल रखा, थोड़ी बड़ी प्लेटें इस बार प्लेट्स रखी जो कभी रखी नहीं जाती थी चाइनीज के अंदर, छोटे छोटे बाउल्स के अंदर ही खा लेते थे। इस बार बड़ी प्लेटें रखी गई और खाने के लिए सारी चीजें रखी गई। सबने 1 बाय 1 करके खाया, सभी ने खाया और सभी अच्छे से खा रहे थे। लेकिन जो मिस्टर ग्लीसन थे वो अपनी प्लेट के अंदर कुछ खा रहे थे, तभी वो पीज मटर होते हैं वो उस प्लेट के अंदर ढूंढ रहे थे। अब वो खाने की कोशिश कर रहे हैं और सारे लोग उनकी ओर देख रहे हैं जो चाइनीज लोग हैं, बट वो चॉप स्टिक के साथ उस मटर को पकड़ नहीं पा रहे हैं। तो ये जो इंसिडेंट था वो सब देख रहे हैं। पहले जब चाइनीज फैमिली अमेरिकन के यहाँ गई तो वो अमेरिकन वाले सब चाइनीज फैमिली को देख रहे थे। अब अमेरिकन फैमिली जब चाइनीज के यहाँ आई है तो वो उनको देख रहे हैं। जैसा कि हमें पता है अलग अलग कंट्री के लोगों की ईटिंग हैबिट्स अलग होती है, तो यहाँ पर भी यही दिखाया गया है। अब वो जो मिस्टर ग्लीसन है उनसे वो नहीं खाया जा रहा था, उसके बारे में बात हुई। अब बाद में डेजर्ट के बारे में बताया गया कि भाई डेजर्ट में फ्रूट्स लेके आए और उन्होंने अनाउंस किया। और मिस्टर ग्लेसन मिसेस ग्लेसन के पास मिसेस ग्लेन आके बोलती है कि भाई हमारे तो चाइनीज में तो डेजर्ट होता नहीं है, लेकिन शायद तुम्हें डेजर्ट पसंद हो, इसलिए वो मीठे में तो कुछ मैंने बनाया नहीं, ये फ्रूट्स है वो आप ले लीजिए। इस तरीके से तभी मेग और जो निम्युका है वो दोनों चले जाते हैं वॉक के लिए। और जो मेग है वो बोलती है कि भाई मुझे पता नहीं कि तुम्हें डेजर्ट पसंद है या नहीं है, लेकिन मुझे तो डेजर्ट बहुत पसंद है। तभी वो निम्युका उसको लेके पास में कोई एक डेयरी प्रोडक्ट की दुकान होती है वहां पे लेके जाती है और वहां पे उसको एक मिल्क शेक के लिए बोलती है कि चॉकलेट मिल्क शेक पियोगी। तो वो अपने लिए एक छोटा सा चॉकलेट मिल्क शेक लेती है, लेकिन मेग के लिए बड़ा चॉकलेट मिल्क शेक लेती है और उसका पे भी खुद ही करती है, क्योंकि अभी भी वो होस्ट है और जो मेग है उनके लिए गेस्ट है। लेकिन वो अपनी निम्युका छोटा शेक का ग्लास पिए उससे पहले वो जो मेग है वो पूरी ग्लास पी जाती है और वो स्ट्रॉ में से स्लप स्लप की आवाज करती है। और वो बोलती है कि क्या तुम हमेशा ही ऐसे स्लप स्लप की आवाज करती हो, कुछ भी पीती हो? तब मेग का रिप्लाई होता है यस श्योर, बिकॉज ऑल द अमेरिकन स्लर्प, ये सारे अमेरिकन स्लर्प करते हैं। तो ये आपका चैप्टर था सेक्शन बी, द ऑल अमेरिकन स्लर्प करके। इसके बाद हम मूव करते हैं हमारा जो थर्ड पार्ट है सेक्शन सी, डीप इन अवर रेफ्रिजरेटर। ये हमारा थर्ड पार्ट है, ये जो हमारा थर्ड पार्ट है सेक्शन सी, डीप इन अवर रेफ्रिजरेटर। इसको जैक प्रिलुप्स के द्वारा लिखा गया है, ये इसके पोएट है। वैसे ही नॉर्मल सी पोएम है जिसके अंदर बताया गया है, जो पोएट है वो बता रहा है, या एक छोटे बच्चे को लेके हम बात कर सकते हैं कि उसको नरेट करके उसको उसकी ओर इशारा करके बताया गया है कि इस पोएम के अंदर एक हमारी जो मम्मी है, मदर है,
हमारे फ्रिज के अंदर एक जगह होती है जो बहुत ज्यादा ठंडी रहती है, तो हमारे घर में बहुत सारे लंबे समय तक अगर कोई चीजें पड़ी रहती है तो हम उस जगह पे उन चीजों को ले जाके रख देते हैं, जिससे वो लंबे समय तक खराब नहीं होती। लेकिन जब बहुत लंबे समय तक उसको रख दिया जाता है, 1 महीने या 1 महीने से ज्यादा समय तक, तो उसके अंदर मॉल्ट मीन्स एक फफूंद सी आनी शुरू हो जाती है, और अगर उसको ज्यादा लंबे समय तक रखते हैं तो उसके अंदर स्मेल भी आनी शुरू हो जाती है और नेस्टी हो जाता है। और फिर हम इसमें बताया गया है कि मेरी मदर है जो अंदर रखती है चीजों को और बोलती है कि अभी ये इतनी खराब हुई है कि मैं इनको फेंक दूं, इसलिए उनको फ्रीज के अंदर डीप मीन्स ज्यादा अंदर की ओर रखा जाता है, जहां पे ठंडी जगह, ठंडक ज्यादा होती है, कूलिंग ज्यादा होती है और वहां पर लंबे समय तक चीजें रह सकती है। फिर वो जैसे जैसे समय निकलता है वैसे वैसे वो चीजें खराब होने लग जाती है, उसमें फफूंद आ जाती है और ज्यादा समय या और ज्यादा पुरानी होने पर वो खराब हो जाती है, और उसके बाद उन चीजों को डस्टबिन में फेंक दिया जाता है, गार्बेज में के अकॉर्डिंग। मीन्स उसको उसके अंदर सड़न आ जाती है, सड़ जाती है, तो उसको फेंक दिया जाता है। और फिर उन फ्रूट्स या उन वेजिटेबल या उन खाने की चीजों की जगह दूसरी खाने की चीजें रख दी जाती है जो इतनी पुरानी नहीं होती। तो कहने का मतलब ये है कि रेफ्रिजरेटर के अंदर हमारे घर की जितनी भी चीजें होती है जिनको हमें लंबे समय तक चलाना होता है, उन सारी चीजों को हम रेफ्रिजरेटर के अंदर की ओर रख देते हैं और उसको खराब होने से बचाते हैं। लेकिन लंबे समय तक जब रेफ्रिजरेटर के अंदर चीजें पड़ी रहती है तो एक समय आता है जब उनमें फफूंद या मोल्ड सी लगनी शुरू हो जाती है, उनमें से स्मेल आनी शुरू हो जाती है, नेस्टी हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, तो फिर उनको फेंकना पड़ता है। लेकिन जब हम उनको फेंकते हैं तो उनकी जगह हम किसी दूसरी चीज को उसमें डाल देते हैं ताकि उसको हम लंबे समय तक रख सकें, प्रिजर्व कर सकें। तो इस तरीके से आपका ये यूनिट फर्स्ट था, टेस्टी ट्रीट्स। इसके ये तीनों सेक्शन की समरी आपके सामने है, आप इनके वर्ड मीनिंग बुक में दे रखे हैं, जिसको आप वर्ड मीनिंग देख सकते हैं। आई होप दैट यू अंडरस्टूड all 3 part of your unit first. Thank you. Have a nice day.